भारत के रक्षा बजट को देखकर चीन पाकिस्तान के भी होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान से तो भारत की कोई तुलना नहीं है, लेकिन चीन पूरी दुनिया में अपने डिफेंस पर खर्च करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है और भारत बहुत जल्द ही इस गैप को भर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि वो दो ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और दोनों भी आपस में दोस्त ही हैं। इसीलिए भारत को अपनी रक्षा के लिए इन्हीं दोनों देशों के हिसाब से तैयारी करनी होती है और अगर रक्षा बजट भी इसी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में भारत। दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके दोनों तरफ न्यूक्लियर नेबर हैं और दोनों ही भारत के बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही भारत के खिलाफ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पड़ोसी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए भारत को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा है। चीन के साथ भले ही भारत के रिश्ते सामान्य दिखते हों, लेकिन दोनों के बीच में ट्रेड भी खूब होता है। लेकिन रिश्तों में जमी बर्फ और मोटी हो गई है। चीन भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं है। वो बॉर्डर पर कभी भी धोखा दे सकता है। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से भारत ने यही सीखा है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के मुकाबले के लिए ही डिफेंस बजट बढ़ाया गया है। भारत का रक्षा बजट 6,21,940 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस बार यानी 2024-25 का रक्षा बजट 2023-24 के रक्षा बजट से 4.79% ज्यादा है और 2022-23 के बजट से 18.43% ज्यादा है। इस बार बजट में सबसे ज्यादा आवंटन रक्षा मंत्रालय को ही हुआ है। देश के बजट का कुल 12.9% हिस्सा डिफेंस बजट का है। नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी साफ है। सेनाएं देश की रक्षा करती हैं और इनकी आन बान और शान में मोदी कोई कमी नहीं रखना चाहते। मेरा परिवार आप ही सब। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि दिवाली देश की थल सेना के साथ मनाई जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हर बार मोदी नई लोकेशन चुनते हैं, नई जगह पर जाते हैं, लेकिन जोश हमेशा एक जैसा होता है। मोदी सेना की परेशानियों को भी जानते हैं और उनकी जरूरत भी समझते हैं और इसी के हिसाब से मोदी ने डिफेंस बजट में सेना का ख्याल रखा है। मोदी हर सेना को उसका पूरा सम्मान देते हैं। थल सेना के साथ तो अक्सर दिखते हैं, लेकिन पिछले साल नवंबर में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी। यह मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बना एयरक्राफ्ट है। मोदी को पता है कि स्वदेशी की ताकत क्या है। इसीलिए इस बार के बजट में मोदी ने सेना के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण का भी ध्यान रखा है। मोदी जानते हैं कि भारत की समुद्री सीमाओं की निगरानी में नौसेना की क्या भूमिका है। उन्हें पता है कि चीन जैसे देश का मुकाबला करने के लिए नौसेना को क्या क्या चाहिए। बजट में खास तौर पर इंडियन नेवी को क्या मिला है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि डिफेंस बजट का पूरा हिसाब किताब है क्या। सरकार डिफेंस पर कहां-कहां पैसा खर्च कर रही है, पहले यह जान लीजिए। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा 30.66% का सैनिकों की सैलरी में जाता है, जबकि 22.7% बजट पूर्व सैनिकों की पेंशन में चला जाता है। इसके बाद 27.66% बजट सेना को नए हथियार खरीदने और मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया गया है।
14.82% रेवेन्यू बजट है, जिसमें एक्स सर्विसमैन की हेल्थ स्कीम, हथियारों की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग और जवानों का खर्च शामिल है। और 4.17% का सिविल बजट है, जिसमें बॉर्डर इलाकों तक सड़क बनाना, कोस्ट गार्ड और हाउसिंग एक्सपेंडिचर जैसे खर्च शामिल हैं। अगर पैसों के हिसाब से समझें तो 1,86,582 करोड़ रुपए तीनों सेनाओं के सैनिकों की सैलरी में जाते हैं। 1,41,000 करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों की पेंशन में चले जाते हैं। 1,72,000 करोड़ रुपए सेना को नए हथियार खरीदने और मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए गए हैं। करीब 92,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू बजट के लिए मिले हैं और सिविल बजट के तौर पर 25,563 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह बात सही है कि भारत के रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैनिकों की सैलरी, भत्ते और पूर्व सैनिकों की पेंशन में खर्च होता है। रक्षा बजट के 100 रुपए में से 53 रुपए 36 पैसे सैनिकों की सैलरी और पेंशन में चले जाते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से देखें तो यह रकम कुछ भी नहीं है। दुश्मनों से देश को सेना ही बचाकर रखती है और वक्त आने पर लड़ती भी है। और इसके लिए सेना पर खर्च तो करना ही होगा। तो सवाल उठता है, क्या इंडियन डिफेंस बजट को इंक्रीज करने की जरूरत है, और खासकर हथियारों की प्रोक्योरमेंट के लिए और इंडिजनाइजेशन के लिए क्या कैपिटल आउटले बजट को बढ़ाने की जरूरत है? मैं साफ बोलूंगा, इसमें जरूरत है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी किसी भी हालात में कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बॉर्डर डेवलपमेंट, जो बॉर्डर रोड्स है उस पर भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मैन पावर पे वो भी मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, रेवेन्यू बजट पे कई बार चिंता होती है कि पे, पर्क्स और पेंशन हैं। सवाल उठता है कि आज की तारीख में भारतीय सेना में 7,000 से 8,000 ऑफिसर्स कम है। क्यों नहीं आ रहे ऑफिसर्स? और हमें अच्छा टैलेंटेड मैन पावर चाहिए, चाहे वो जवान के अंदर हो चाहे ऑफिसर्स के लिए। नंबर्स मिल जाएंगे, नंबर्स के साथ हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, हमें टैलेंटेड यूथ चाहिए। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बजट में ऑब्वियसली रेवेन्यू एलोकेशन भी करना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे। ये बात भी सही है कि अपनी यही पेंशन और सैलरी का खर्च कम करने के लिए सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी, जिसे उतना पसंद नहीं किया गया। लेकिन सरकार ने इस स्कीम के लिए इस बार बजट में 40% का इजाफा किया है। अग्निपथ स्कीम में इस साल आर्मी को सैलरी बांटने के लिए 5,207 करोड़, नेवी को 352 करोड़, एयरफोर्स को 420 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कुल 5,979 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि 2023 में अग्निपथ स्कीम में तीनों सेनाओं के लिए कुल 4,266 करोड़ रुपए मिले थे। यानी इस बार सेनाओं को अग्निपथ स्कीम के लिए कुल 1,713 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं, जो 2023 के मुकाबले 40% अधिक हैं। सरकार का पूरा फोकस सेना की आत्मनिर्भरता के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन पर भी है और इसके लिए सेना को 1,72,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 2023-24 से 20.33% ज्यादा हैं। सेना को ये पैसे नए हथियारों की खरीदारी के लिए मिले हैं। इस बजट से नई और मॉडर्न टेक्निक के हथियार, खतरनाक हथियार, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, सबमरीन, यूएवी, ड्रोन्स और स्पेशल वाहन खरीदे जाएंगे। सरकार सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है और इसके लिए स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रही है। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन का 75% बजट यानी 1,05,518 करोड़ रुपए स्वदेशी उद्योगों से खरीदारी के लिए आवंटित किए गए हैं। इससे रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है। इसीलिए यह जरूरत महसूस हुई कि अब वक्त आ गया है कि भारत अपने हथियार खुद बनाए। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया और अब इसके सही नतीजे आने भी लगे हैं। भारत का सालाना रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड हाई पर है। पिछले साल यानी 2023-24 में भारत ने 1,27,000 करोड़ रुपए के हथियार और उपकरण बनाए। उससे पिछले साल 1,09,000 करोड़ रुपए के हथियारों का उत्पादन किया था। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले साल
12,300 तरह के आइटम्स भारत ने खुद बनाए। ऐसा अनुमान है कि भारतीय सेनाएं आने वाले 5 से 6 सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेंगी। इसीलिए सरकार चाहती है कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए ताकि भारतीय सेनाएं ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियार ही खरीदें। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में स्वदेशी रक्षा उद्योग का टर्नओवर 1,75,000 करोड़ रुपए किया जाए। इसीलिए बजट में खास तौर पर स्वदेशी हथियार निर्माताओं से ही खरीदारी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। सरकार का फोकस खास तौर पर डिफेंस रिसर्च पर भी है। इसके लिए डीआरडीओ का बजट बढ़ाया गया है। इस बार डीआरडीओ का बजट बढ़ाकर 23,855 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछली बार यह बजट 23,263 करोड़ रुपए था। इसमें से 13,208 करोड़ रुपए डीआरडीओ में नई खरीद के लिए दिए गए हैं। भारत को अपनी तैयारियां चीन और पाकिस्तान के हिसाब से करनी है और यह बात भारत के नीति निर्धारक जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इन्हीं दोनों देशों से है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है चीन का, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत के सामने कहीं टिकता ही नहीं। पाकिस्तान का इस साल का रक्षा बजट 63,915 करोड़ रुपए का है, जबकि भारत का रक्षा बजट 6,22,000 करोड़ रुपए का है। जबकि चीन का रक्षा बजट भारत से 3 गुना करीब 19,24,000 करोड़ रुपए का है। अब जहां तक रेवेन्यू बजट का सवाल है, बढ़ा जो रेवेन्यू बजट में खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा देश को अगर सिक्योरिटी चाहिए। कारण यह है कि अभी आप देखिए आज के हालात में हमारे भारत एक अकेला ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसके 2 न्यूक्लियर नेबर हैं। दोनों जो पड़ोसी हैं, न्यूक्लियर पड़ोसी, दोनों से हमारे खराब रिश्ते हैं, दोनों से बॉर्डर डिस्प्यूट है, दोनों ही आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और दोनों से ही हमें खतरा है। और चीन के जहां तक सवाल है, आपने देखा स्टैंड ऑफ डायरेक्टली अभी चल रहा है। अब अगर चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा के $2,216 बिलियन कर दिया है और चीन ने अगर अपने जीडीपी का परसेंटेज काफी बढ़ा दिया है, तो जाहिर है कि उस चीज को मैच करने के लिए हमें भी उसी मुताबिक बढ़ाना पड़ेगा। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा यह भी होता है कि अगर युद्ध हुआ तो सेना कितनी तैयार है। सेना की तैयारियां सही रहें, उन्हें बेहतर हथियार मिलें, बेहतर टेक्निक मिले, इसके लिए अलग बजट दिया गया है जिसे ऑपरेशनल रेडीनेस बजट कहा जाता है। इसके तहत डिफेंस इंडस्ट्री को 92,088 करोड़ रुपए मिले हैं, जो 2 साल पहले यानी 2022-23 के बजट की तुलना में 48% ज्यादा है। इस बजट का उद्देश्य यह है कि सेना को पूरा सपोर्ट देना, युद्ध की सूरत में सेना को तैयार रखना, फिर चाहे वो हथियारों की खरीदारी हो, सैनिकों को बॉर्डर पर उनकी जरूरत के हिसाब से तैनात करना हो या फॉरवर्ड एरियाज में उन पर होने वाला खर्च हो। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उनका फोकस बॉर्डर इलाकों की सड़कों पर भी रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में इन इलाकों की सड़कें बेहतर होनी चाहिए। इसलिए बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का खास विकास किया जा रहा है। इस बार डिफेंस बजट में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 6,500 करोड़ रुपए मिले हैं, जो 2022-23 के बजट से 30% और 2021-22 के बजट से 160% ज्यादा है। यह बजट खास तौर पर लद्दाख में 13,700 फीट के ऑल्टीट्यूड पर मौजूद न्योमा एयरफील्ड के विकास के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे आखिरी पंचायत तक पहुंचने के लिए पुल बनाने का प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण 4.1 किलोमीटर की शिंकुला सुरंग बनाने के लिए और अरुणाचल प्रदेश में नेचिपू सुरंग बनाने जैसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। बीआरओ को लेते हुए इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जबरदस्त मतलब कोई सोच नहीं सकता इतनी बढ़ोतरी, क्योंकि पिछले कई सालों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक तरीके से मैं कहूँगा निगलेक्ट किया गया। उस निगलेक्ट को पूरा करने के लिए 6,500 करोड़, जिसमें कि जितने भी हम कहते थे कि लास्ट विलेज कनेक्टिविटी नहीं, वहां से स्टार्ट पॉइंट है, विलेज से हम लोग पीछे आएंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एलएसी के ऊपर, एलओसी के ऊपर, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे अरुणाचल में हो, सिक्किम में हो, चाहे टनल्स हो, जिस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ब्रिजेस है, ये सारों को देखते हुए, मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। आप देख रहे हैं अभी जोजिला टनल बन रहा है,
अटल टनल बन गया है, जिस प्रकार से सेला टनल बन गया, तो ये जो टनलिंग है, रोड्स बने हैं, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ा है। जहां मेरे को खुद याद है कई बार हफ्ता लग जाता पहुंचने में, और अभी मैं रिसेंटली जब 6 महीने पहले गया तो मैं तकरीबन, मुझे लगता है मैं लैंड करते ही एयरपोर्ट से 7 घंटे में मैं फॉरवर्ड पोस्ट में पहुंच गया, जहां मुझे पहले 4 दिन लगते थे।